नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को ध्यान में रखनी है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को अपने पहले ही अटेम्प्ट में आप क्रैक करें, तो एग्जाम की तैयारी को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल करना है और इसके बाद 1-to-1 काउंसलिंग के द्वारा हमारे द्वारा आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी रणनीति को लेकर के जो भी आपके सामने डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस न्यूज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। यहां पर पहला कथन है, जब सदन को पुनः सभा के लिए कोई दिन बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात कर रहे हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन की, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या कर रहा है, सदन की कार्रवाई को रोक रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि सदन की कार्रवाई फिर से कब शुरू होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन। यानी कि पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। यहां पर राष्ट्रपति का नाम दिया गया है और इसीलिए यहां पर यह कथन क्या हो जाता है, गलत। आपको ध्यान में रखना है एडजर्नमेंट साइन डाई यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर जो है दूसरा कथन क्या है, गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, किसी सदन का पीठासीन अधिकारी उस तारीख या समय से पहले सदन की बैठक बुला सकता है जिसके लिए इसे स्थगित किया गया है, या सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए पीठासीन अधिकारी ने जो सदन की कार्रवाई है मान लीजिए 4 घंटे के लिए रोकी है, तो वो अगर वो चाहें तो 2 घंटे के बाद ही सदन की कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर अनिश्चित काल का स्थगन है तो यहां पर कभी भी जो पीठासीन अधिकारी वो क्या कर सकते हैं, सदन की कार्रवाई को शुरू करके उसे बुला सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं। तो यहां पर तीसरा कथन सही है, यानी कि 2 कथन सही। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई 2 कथन। तो इसको लेकर के जो न्यूज आया है उसको आपको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना है आज के पेपरों में। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है, एक्सपोसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, यह भारत का अग्रणी ध्रुवणमापी यानी कि पोलरीमेट्री मिशन है जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की भिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें एक्सपोसेट की तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सपोसेट है वो एक पोलरीमेट्री मिशन है, यानी कि ध्रुवणमापी मिशन है। तो यहाँ पर ये जो शब्द का उपयोग किया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या है कि यह एक्सरे का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। देखिए, ये भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, लेकिन ऐसा ही एक मिशन इससे पहले नासा के द्वारा 2021 में जो है शुरू किया जा चुका है। आप यहां पर नाम देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, IXPE यानी कि इमेजिन एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। तो ये भारत का पहला जरूर है लेकिन दुनिया का पहला नहीं है, यानी कि यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, गलत है। देख लेते हैं तीसरे स्टेटमेंट को। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि पोलरीमेट्री इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के बीच में एक सहयोग है। बिल्कुल सही बात है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसमें भी इसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं। तो यहाँ पर 2 कथन जो हैं सही हैं, 1 कथन गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कोई 2 कथन। और वो कथन है आपका पहला और तीसरा। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको आपको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आइए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, नवपारित भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री का अपराध जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में असंवैधानिक करार दिया था को बीएनएस के तहत हटा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते होंगे कि जो एडल्ट्री है उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2018 में जो कि आईपीसी की धारा है 497 वहां पर इसका चर्चा किया गया था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक पास किया गया उसमें जो एडल्ट्री जो एक अपराध था उसे यहाँ से हटा दिया, यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारतीय न्याय संहिता पुरुषों को बलात्कार से नहीं बचाती है। एक बहुत बड़ी कमी है जिसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है कि सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है वयस्कों के लिए महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने यानी कि आईपीसी की धारा 354A और ताक झांक यानी कि आईपीसी की धारा 354C के अपराध में अब बीएनएस के तहत आरोपियों के लिए लिंग तटस्थता है, जिसका मतलब है कि महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लिंग तटस्थता का मतलब यही है कि जो एक आरोप लगता था कि हाँ महिलाओं के गरिमा को पहुंचाने का जो काम किया गया, ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया या फिर उनके साथ जो छेड़खानी की गई तो वो एक अपराध था। अब पुरुषों के लिए भी इसे एक अपराध की संज्ञा दे दी गई है, यानी कि जो महिलाएं ये काम करती हैं महिलाओं के साथ या फिर पुरुषों के साथ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सभी 3 कथन क्या है यहाँ पर आपके सही हैं। तो इसको लेकर के काफी अच्छा न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और जिसके आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्रेडिट स्कोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर उसके पूर्ण ऋण इतिहास पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो एक क्रेडिट सूचना कंपनी के डेटाबेस में संग्रहित होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर बात हो रही है आपके क्रेडिट स्कोर की। तो कुछ कंपनियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सूचना कंपनियां, और जिनको एफिलिएशन लेना पड़ता है किससे, आरबीआई से, वही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो रख सकते हैं। तो यहां पर जो आपने पहले जो धनराशि ली होगी बैंकों से उसको आपने किस तरीके से चुकाया है, उसके इतिहास के आधार पर आपको क्रेडिट स्कोर प्रदान किया जाता है। तो यहां पर जो भी सारी बातें लिखी गई हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट है 4 CIC हैं, उनका नाम दिया गया है ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और CRF हाईमार्क। ये सभी आरबीआई द्वारा विनियमित है। बिल्कुल सही बात है। हमने पहले ही देखा है कि पंजीकरण किससे लेना पड़ेगा, आरबीआई से। और चारों के जो नाम है वो भी क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा कथन भी क्या है यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, वे बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित विभिन्न क्रेडिट प्रदाताओं से जानकारी एकत्र करते हैं और उधारकर्ताओं को 300 से 900 के पैमाने पर रेट करते हैं, जिसमें 900 उच्चतम रेटिंग है। बिल्कुल सही बात है। ये जो क्रेडिट सूचना कंपनियां वो क्या करती हैं, बैंकों से, जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो आपको क्रेडिट देती हैं, या फिर जो गैर वित्तीय संस्थान है वहां से आपने जो भी लोन लिया है, जो भी पैसे लिए हैं, उसकी सारी जानकारियां वो लेती हैं और उसके आधार पर वो क्या करती हैं, 300 से 900 के बीच में आपको क्रेडिट स्कोर देती हैं। अगर स्कोर 900 के आसपास है, इसका मतलब क्या है कि आपने सही समय पर लिए गए पैसे को लौटाया है। अगर स्कोर 300 के आसपास है, इसका मतलब है कि आपका जो पैसे लौटाने का जो तरीका है वो सही नहीं है, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो सही नहीं है। और इसी के आधार पर फर्दर आपको फिर लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी क्या है, सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं, ऐसा इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है।
पूरी अच्छी तरीके से सारी बातों को यहाँ पर समझाया गया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2023 से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला कथन क्या है? स्तूपों की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। बिल्कुल गलत कथन है ये। आप देखोगे तो स्तूप शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और भी बहुत सारे जो किताबें हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं, यानी कि पहला कथन यहां पर गलत है। दूसरा कथन क्या है? स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार होता था। बिल्कुल सही बात है। तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बौद्ध धर्मगुरु होते थे, उनके अवशेषों के भंडारों को स्तूप के नीचे रखा जाता था। बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा क्या है? बौद्ध परंपरा में स्तूप एक मन्नत या स्मारक रचना होती थी। तो ये कथन भी क्या है यहाँ पर सही है, यानी कि 2 कथन सही है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोई 2। अब समय हो चला है आज के तथ्य का और आज हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी पर। इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है, क्योंकि आइसलैंड में एक ज्वालामुखी का क्या हुआ है, उसमें विस्फोट हुआ है। तो इसको लेकर के ये न्यूज लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी क्या होती है, ज्योग्राफी में आप लोग बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई हैं ज्वालामुखी के प्रकार को लेकर के, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होते हैं उसको लेकर के कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ज्वालामुखी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी स्तर पर उपस्थित ऐसा दरार या मुख होता है जिससे कि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैस राख आदि बाहर आते हैं। तो ये डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा। प्रकारों के बारे में भी चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो जहाँ से लगातार जो है विस्फोट होता रहता है, जो मैग्मा वगैरह है वो निकलते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। इस तरीके से जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, यानी कि शांत पड़े हुए हैं वो ऐसे ज्वालामुखी जो अभी उनमें विस्फोट नहीं हुआ लेकिन वो शांत पड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी वो फट सकते हैं। तो वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनसे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बात हुई है शांत ज्वालामुखी का, जहाँ पर जो पूर्णतया जो समाप्त हो चुके हैं, वहाँ पर पानी भर चुका है, वो झील बन चुके हैं। तो इस तरह के जो 3 प्रकार के ज्वालामुखी उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो काफ़ी सारी और जानकारियाँ भी हैं जिसको के बारे में आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक इस न्यूज़ में पढ़ लेना है इसे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। जो मैंने आपको पहले सूचना दी थी कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसे पहली बार में ही क्रैक किया जाए, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जो गूगल फॉर्म है वो दिया गया है, आप उसको फिल कीजिए और हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग को आप क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर उसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें जरूर दें। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।